नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपनी आर्थिक नीतियों के जरिए वैश्विक व्यापार में हलचल मचा दी है। ट्रंप ने फार्मास्यूटिकल्स और कॉपर आयात पर भारी भरकम टैरिफ लगाने की घोषणा की है। इसके मुताबिक अमेरिका में नहीं बनी दवाइयों को वहां बेचने पर 200% टैरिफ का भुगतान करना होगा। अमेरिका द्वारा दवाइयों के आयात पर 200% और कॉपर पर 50% टैरिफ वसूला जाएगा। यह कदम उनकी अमेरिका फर्स्ट नीति का हिस्सा है, जिसका मकसद घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देना और विदेशी आयात पर निर्भरता कम करना है। ट्रंप का कहना है कि विदेशी कंपनियां खासकर फार्मास्यूटिकल्स और खनिज क्षेत्रों में अमेरिका को लंबे समय से लूट रही हैं। इसलिए वे विदेशी दवा कंपनियां अमेरिका में अपनी उत्पादन इकाइयां स्थापित करें, जिससे स्थानीय रोजगार बढ़े और दवाओं की कीमतें नियंत्रित हों। ट्रंप ने कहा है कि जो दवाएं अमेरिका में नहीं बनाई जाएंगी उन पर 200% टैरिफ लगाया जाएगा। इसका उद्देश्य विदेशी दवा निर्माताओं को अमेरिका में उत्पादन शुरू करने के लिए प्रेरित करना है। इसके अलावा कॉपर, जो इलेक्ट्रिक वाहनों, सैन्य उपकरणों और बिजली ग्रिड जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण है, पर 50% टैरिफ लगाने का ऐलान किया गया है, ताकि अमेरिका में कॉपर उत्पादन को बढ़ावा मिल सके। देश भर में आज 9 जुलाई को भारत बंद का व्यापक असर देखने को मिल सकता है। यह बंद 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और किसान संगठनों के संयुक्त मंच के आह्वान पर बुलाया गया है। प्रदर्शनकारी संगठन सरकार की उन नीतियों का विरोध कर रहे हैं जिन्हें वे मजदूर विरोधी, किसान विरोधी और कॉरपोरेट समर्थक मानते हैं। इस हड़ताल में बैंकिंग, परिवहन, डाक सेवाएं, कोयला खनन और निर्माण क्षेत्र के करीब 25 करोड़ कर्मचारी और ग्रामीण मजदूर भाग ले रहे हैं। इससे कई राज्यों में सार्वजनिक सेवाओं पर असर पड़ने की संभावना है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत बंद का असर बिजली आपूर्ति पर भी पड़ सकता है, क्योंकि बिजली क्षेत्र से जुड़े 27 लाख से अधिक कर्मचारी इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल में शामिल होने जा रहे हैं, जिससे कई राज्यों में बिजली आपूर्ति बाधित हो सकती है। हड़ताल का नेतृत्व कर रहे 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन और किसान संगठनों का कहना है कि केंद्र सरकार की नीतियां मजदूर विरोधी, किसान विरोधी और कॉरपोरेट समर्थक हैं। उन्होंने सरकार के सामने 9 प्रमुख मांगे रखी हैं। पहली, 4 नई श्रम संहिताओं को वापस लिया जाए। दूसरी, युवाओं के लिए रोजगार सृजन और सरकारी रिक्तियों को तुरंत भरा जाए। तीसरी, 26,000 रुपए मासिक न्यूनतम वेतन की गारंटी दी जाए। चौथी मांग कि पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाए। पांचवी, 8 घंटे के कार्य दिवस की गारंटी दी जाए। छठी, मनरेगा को शहरी क्षेत्रों तक बढ़ाया जाए। सातवीं, अग्निपथ योजना को रद्द किया जाए। और आठवीं, हड़ताल और यूनियन बनाने के अधिकार की रक्षा की जाए। इसके अलावा 9वीं मांग की गई है कि स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सार्वजनिक सेवाओं को मजबूत किया जाए। इसके अलावा 9वीं मांग की गई है कि स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सार्वजनिक सेवाओं को मजबूत किया जाए। बिहार में चल रहे मतदाता सूची पुनरीक्षण के विरोध में महागठबंधन ने आज बुधवार को बिहार बंद का आह्वान किया है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन के घटक दल के नेता आयकर गोलंबर से निर्वाचन कार्यालय तक विरोध मार्च करेंगे। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी पटना में इस दौरान मौजूद रहेंगे। तय कार्यक्रम के अनुसार मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय का घेराव किया जाना है। बता दें कि विपक्षी दल के नेताओं का कहना है कि मतदाता गहन पुनरीक्षण को तुरंत रोका जाए। उनका कहना है कि इसे विधानसभा चुनाव के बाद कराया जाए। विपक्ष ने कहा है कि वोटर लिस्ट रिवीजन में जिन 11 दस्तावेजों की मांग की जा रही है वह गरीबों के पास नहीं है और इसकी वजह से सैकड़ों मतदाताओं से उनका मताधिकार छीना जा सकता है। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के खिलाफ विपक्षी दलों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए पटना स्थित चुनाव आयोग कार्यालय पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं और सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार बंद पर निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने पटना में प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व करते हुए रेलवे ट्रैक जाम कर दिया। पप्पू यादव ने राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण पर सवाल उठाते हुए कहा कि आप नागरिकता क्यों मांग रहे हैं? आप कौन हैं? मैं अब तक कैसे वोट देता आया हूं? आधार कार्ड का क्या महत्व है? आप ही बताइए। भाषा विवाद के बीच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने अपनी पार्टी के सदस्यों को मीडिया से बात करने या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर व्यक्तिगत प्रतिक्रियाएं पोस्ट करने से रोक दिया है। ठाकरे ने मंगलवार को कहा कि पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ताओं को भी उनकी पूर्व अनुमति के बिना मीडिया से बात नहीं करनी चाहिए। यह निर्देश मुंबई में अपने चचेरे भाई
उद्धव ठाकरे के साथ आवास मराठीचा नामक एक विजय समारोह में मंच साझा करने के कुछ दिनों बाद आया है। यह समारोह देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा राज्य के स्कूलों में कक्षा 1 से हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में शुरू करने संबंधी 2 सरकारी प्रस्तावों को वापस लेने का जश्न मनाने के लिए आयोजित किया गया था। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS जनरल अनिल चौहान ने मंगलवार को कहा कि चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश का गठजोड़ भारत की स्थिरता और सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। एक थिंक टैंक के कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच अगर किसी भी तरह का रणनीतिक सहयोग होता है तो उसका सीधा असर भारत की सुरक्षा पर पड़ेगा। जनरल चौहान ने भारत और पाकिस्तान के बीच 7 से 10 मई के सैन्य संघर्ष का जिक्र करते हुए कहा कि यह पहला उदाहरण था जब 2 परमाणु हथियार संपन्न देश सीधे तौर पर सैन्य संघर्ष में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि भारत ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि वह किसी प्रकार के परमाणु ब्लैकमेल से नहीं डरेगा। CDS ने चीन पाकिस्तान गठजोड़ का जिक्र करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने पिछले 5 सालों में अपने 70 से 80% हथियार और उपकरण चीन से खरीदे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी कैबिनेट बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए एक बार फिर कहा है कि जो भी देश ब्रिक्स समूह में शामिल हैं, उन्हें 10% अतिरिक्त टैरिफ का भुगतान करना होगा। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स की स्थापना ही हमारे डॉलर को नुकसान पहुंचाने के लिए की गई थी। अगर वो ये खेल खेलना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन मैं भी यह खेल खेल सकता हूं। बता दें कि इससे पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल अकाउंट पर 7 जुलाई को पोस्ट किया था कि जो भी देश खुद को ब्रिक्स की अमेरिका विरोधी नीतियों के साथ जोड़ता है, उस पर अतिरिक्त 10% टैरिफ लगाया जाएगा। इस नीति में कोई छूट नहीं दी जाएगी। इस मामले पर ध्यान देने के लिए आपका धन्यवाद। शिवसेना शिंदे गुट के विधायक संजय गायकवाड़ ने बासी खाना परोसे जाने की शिकायत करने पर मुंबई स्थित MLA हॉस्टल के कैंटीन के कर्मचारी को कथित तौर पर थप्पड़ मार दिया। मंगलवार रात की घटना के बाद बुल्ढाना के विधायक ने कहा कि उन्हें परोसा गया खाना घटिया क्वालिटी का था और वह महाराष्ट्र विधानमंडल के चल रहे मानसून सत्र में इस मुद्दे को उठाएंगे। आकाशवाणी MLA हॉस्टल में हुई इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो में गायकवाड़ कैंटीन संचालक को डांटते, बिल का भुगतान करने से इनकार करते और बिलिंग काउंटर पर बैठे कर्मचारी को थप्पड़ मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। गायकवाड़ ने एक क्षेत्रीय समाचार चैनल से कहा कि मैंने पहले 2-3 बार खाने की खराब क्वालिटी की शिकायत की थी। इस बार खाना बिल्कुल अस्वीकार्य था। मैं इस मुद्दे को चल रहे विधानमंडल के सत्र में उठाऊंगा। बता दें कि पिछले साल सितंबर में गायकवाड़ ने विवादास्पद टिप्पणी करते हुए कहा था कि आरक्षण व्यवस्था को खत्म करने संबंधी कांग्रेस नेता राहुल गांधी की टिप्पणी के लिए उनकी जीभ काटने वाले को वह 11 लाख रुपए देंगे। बाद में बुल्ढाना पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया। शिवसेना विधायक अक्सर अपनी विवादास्पद टिप्पणियों के चलते सुर्खियों में बने रहते हैं। यमन के तट के पास लाल सागर में हुए हमले में लाइबेरियाई ध्वज वाले मालवाहक जहाज इटर्निटी सी पर हमला हुआ है, जिसमें चालक दल के 2 सदस्यों की मौत हो गई। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन में लाइबेरिया के प्रतिनिधि ने बताया कि इस जहाज पर भयंकर हमला किया गया, जिसमें 2 नाविक मारे गए। यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस एजेंसी ने जानकारी दी कि जहाज को छोटी नावों से दागे गए रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेडों से नुकसान पहुंचा है। हमले के बाद जहाज समुद्र में झुक गया। रॉयटर्स के अनुसार जहाज इटर्निटी सी के चालक दल में कुल 22 सदस्य हैं, जिनमें 11 फिलीपींस से और 1 रूस से है। अब तक किसी भी गुट ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। इसराइल की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली रक्षा मंत्री इसराइल काट्स ने अपने सेना को निर्देश दिया है कि वे कसा में रह रहे लोगों को क्षेत्र के दक्षिण में शिफ्ट करने की योजना तैयार करें। इसराइल काट्स ने सोमवार को पत्रकारों से कहा कि वो रफा के खंडरों पर एक शहर बसाना चाहते हैं, जहां शुरू में लगभग 6 लाख फिलिस्तीनी और बाद में पूरी 21 लाख आबादी को रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि इसका लक्ष्य लोगों को सुरक्षा जांच के बाद रफा लाना है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे हमास के लोग नहीं हैं और उन्हें बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर हालात सही रहे तो ये काम 60 दिनों के युद्ध विराम के दौरान शुरू होगा, जिस पर इसराइल और हमास बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं एक इस्राएली मानवाधिकार वकील ने इसकी निंदा करते हुए कहा कि यह मानवता के विरुद्ध अपराध की एक योजना है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ।